हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले सिविल इंजीनियरिंग के बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के स्लोप एंड डिफ्लेक्शन टॉपिक के बारे में। सो स्लोप और डिफ्लेक्शन क्या होता है, सिंपल शब्दों में हम आज जानने वाले हैं। तो डिफ्लेक्शन क्या होता है? द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट ऑन अ बीम फ्रॉम इट्स ओरिजिनल स्ट्रेट पोजिशन अंडर द एक्शन ऑफ लोड। सो इसका मतलब क्या है कि लोड की एक्शन की वजह से बीम का जो झुकना है या फिर मुड़ना है उसको हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम समझेंगे एक डायग्राम की मदद से। तो यहाँ पे मैं एक बीम ड्रॉ करता हूँ, एक सिंपली सपोर्टेड बीम यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। एक सिंपली सपोर्टेड बीम हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। अभी ये जो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस बीम के ऊपर अगर एक पॉइंट लोड एक्ट करता है इस तरीके से, उस पॉइंट लोड को हम नाम देते हैं P। तो इस पॉइंट लोड की वजह से ये जो बीम जो है उसकी एक्सिस से क्या हो जाएगा, थोड़ा मुड़ जाएगा, नीचे झुक जाएगा, इस तरीके से बेंड हो जाएगा, इस तरीके से बेंड हो जाएगा। और इस बेंडिंग का जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द पॉइंट लोड, इसको ही हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, विच इज डिनोटेड बाय डेल्टा। या फिर इस डिफ्लेक्शन को हम y से भी डिनोट कर सकते हैं। एक तो हम डेल्टा से डिनोट कर सकते हैं या फिर y से हम डिनोट कर सकते हैं। और जो डिफ्लेक्शन है उसका यूनिट आता है मीटर या फिर mm। मीटर में या फिर mm में हम डिफ्लेक्शन को मेजर करते हैं। अभी हम देखते हैं स्लोप के बारे में। तो द एंगल इन रेडियंस बिटवीन द टेंजेंट to the elastic curve at a point and the original horizontal axis of the beam। तो स्लोप क्या होता है? फिर एक एंगल होता है। स्लोप मतलब एक एंगल होता है जो रेडियंस में हम मेजर करते हैं। किसके बीच का एंगल होता है? टेंजेंट टू द इलास्टिक कर्व एट अ पॉइंट एंड द ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ द बीम। मतलब अगर हम यहाँ पे समझे तो अगर मैं यहाँ पे इस कर्व को एक टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूँ इस तरीके से, तो ये टेंजेंट और ये ओरिजिनल जो पोजीशन थी हमारे बीम की, इनके बीच का जो एंगल बनता है इसको हम बोलेंगे थीटा या फिर स्लोप। तो स्लोप को हम डिनोट करते हैं थीटा से या फिर dy अपॉन dx से भी हम डिनोट करते हैं। और इनको मेजर करने के लिए हम रेडियंस का यूज करते हैं। रेडियंस में हम थीटा को मेजर करते हैं। तो ये हो गया डिफ्लेक्शन के बारे में और स्लोप के बारे में। अभी हम जानते हैं इलास्टिक कर्व क्या होता है। सो द कर्व शेप ऑफ द लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस ऑफ द बीम आफ्टर इट हैज बीन डिफ्लेक्टेड बाय लोड। सो इलास्टिक कर्व क्या होता है? देखिए, पहले अपना बीम क्या था? एकदम स्ट्रेट लाइन की तरह स्ट्रेट था, बट आफ्टर अप्लाइंग दिस लोड P क्या हुआ है? अपना जो बीम है इस तरीके से मुड़ गया है। इस तरीके से क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया है, मुड़ गया है। तो ये जो कर्व यहाँ पे लोड की वजह से तैयार हो चुके, डिफ्लेक्टेड कर्व जो तैयार हो चुके, इसी कर्व का हम बोलते हैं इलास्टिक कर्व। इसी कर्व का हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक कर्व। तो ये क्या है? इलास्टिक कर्व है, हमारा इलास्टिक कर्व है। और ये इसी इलास्टिक कर्व के इक्वेशन को हम निकालने वाले हैं हमारे इस चैप्टर में, जो है स्लोप एंड डिफ्लेक्शन का चैप्टर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ध्यान में रखने हैं। पहला, जो मेन गोल होता है बेंडिंग का, ये प्रेडिक्ट करना हमको आना चाहिए। और जो इलास्टिक कर्व होते हैं उसके इक्वेशन जब भी हमें मिल जाएगी तो उसके इक्वेशन के बेसिस पे हम स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट भी कर पाएंगे। तो ये हो गया स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के बारे में। अभी हम जानते हैं स्ट्रेंथ और स्टिफनेस के बारे में। सो अभी हम जानते हैं स्ट्रेंथ वर्सेस स्टिफनेस के बारे में। तो स्ट्रेंथ क्या होती है और स्टिफनेस क्या होती है? सपोज करो कि एक
सिविल का कोई भी स्ट्रक्चर या फिर कोई भी बीम है, इस तरीके का कोई भी बीम है जो सिंपली सपोर्टेड है, तो ये बीम पे कितना भी लोड आए, ये बीम की जो स्ट्रेंथ है वो उसको सेफ रखने वाली है, वो उसको टूटने नहीं देगी, गिरने नहीं देगी। ये हो गई उस बीम की स्ट्रेंथ। पर फिर स्टिफनेस क्या होती है? तो ये बीम गिरेगा गिरेगा नहीं, टूटेगा भी नहीं, पर ये बीम डिफ्लेक्ट हो जाता है। ये बीम क्या हो जाता है? डिफ्लेक्ट हो जाता है। और इस डिफ्लेक्शन के रेजिस्टेंस को ही हम बोलते हैं स्टिफनेस। सो स्ट्रेंथ अलग चीज होती है। जब बीम फेल नहीं होता है तो हम बोलते हैं कि वो बीम में स्ट्रेंथ है, और अगर बीम डिफ्लेक्ट नहीं होता है, डिफ्लेक्ट होने में मुश्किल आती है, तो उसी चीज को हम बोलते हैं उस बीम की स्टिफनेस ज्यादा है। सो स्टिफनेस अपने को सर्विसेबिलिटी बताती है और स्ट्रेंथ अपने को सेफ्टी उस बीम की बताएगी। सो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी ई और आई से हम डिनोट करते हैं, जिसमें ई होता है अपना यंग्स मॉडुलस और आई होता है अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो ई होता है यंग्स मॉडुलस, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये मटेरियल पे डिपेंड होता है। हर मटेरियल का जो ई है यंग्स मॉडुलस है वो अलग अलग होता है। जैसे कि अगर हम स्टील की बात करें, तो इसका जो ई का वैल्यू होगा वो ज्यादा होगा। और अगर हम वुड की बात करें या फिर टिम्बर की बात करें, यहाँ पे अगर हम टिम्बर की बात करेंगे तो उसका जो ई का वैल्यू होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू स्टील। वैसे ही अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें, तो एल्यूमिनियम का जो ई का वैल्यू होगा वो स्टील से तो कम होगा, बट जो अपना टिम्बर है उससे थोड़ा ज्यादा होगा। मतलब हम क्या जानते हैं यहाँ पे कि जो ई होता है, यंग्स मॉडुलस होता है, वो डिपेंड करता है अपने मटेरियल पे। और अभी आते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? फिर ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये डिपेंड करता है मटेरियल के शेप पे। ये एक जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है अपने स्ट्रक्चर की। सपोज यहाँ पे अगर कोई रेक्टेंगुलर बीम है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा, अगर कोई सर्कुलर कॉलम है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहेगा। तो डिपेंड करता है इनका क्रॉस सेक्शनल जो शेप है, क्रॉस सेक्शन का जो शेप होता है वो किस तरीके का है, उसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई भी मटेरियल का इन्फ्लुएंस नहीं होता है। तो कुछ पॉइंट अपने को अभी याद रखने हैं। सबसे पहला है, अगर ई का वैल्यू अगर हाई होता है तो अपनी स्टिफनेस भी हाई होती है, और अगर हाई स्टिफनेस है तो बेंडिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। उसके बाद रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर हमारा है तो अगर हमें आई की वैल्यू निकालनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अगर निकालनी है, तो इसके वैल्यू निकालने के लिए जो फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो होता है बी डी क्यूब बाय 12, बी डी क्यूब अपॉन 12। तो बी यहाँ पे होगी विड्थ इस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की, डी यहाँ पे होगी डेप्थ उस रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की। और अगर हम सर्कुलर शेप देखें तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए अलग फॉर्मूला होता है। सो आई इक्वल टू पाई बाय 64 इंटू डी रेज टू दी पावर 4। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालेंगे किस चीज का? अगर सर्कुलर सेक्शन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे पाई बाय 64 इंटू डी रेज टू दी पावर 4 से। और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम mm4 में मेजर करते हैं। इसका जो यूनिट होता है वो mm4 या फिर मीटर 4 होता है। सो बीम का जो डेप्थ होता है वो स्टिफनेस को इफेक्ट करता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अगर हम सपोज ये रेक्टेंगुलर सेक्शन लेते हैं और इसका ये विड्थ है, ये डेप्थ हो गया है। अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो है वो होता है अपना बी डी क्यूब अपॉन 12। सो यहाँ पे अगर हम b इसका जो विड्थ है उसको डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना डबल हो जाएगा। पर अगर हम d की वैल्यू को डबल कर दे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये d का क्यूब है। अगर यहाँ पे हमने 2 अगर लिया और d की वैल्यू हमने 2 अगर ली तो क्या हो जाएगा? ये
ये इक्वल टू 8, मतलब ये 8 गुना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना 8 गुना हो जाएगा। और यही तो डिजाइन सीक्रेट है। जो अब हम कोई भी सेक्शन डिजाइन करते हैं और अपने को ज्यादा स्टिफनेस की जरूरत होती है, तो हम क्या करते हैं, उस सेक्शन का डेप्थ बढ़ा देते हैं, ना कि विड्थ। तो डेप्थ बढ़ाने से क्या हो जाता है, बहुत कम डेप्थ में अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होता है तो अपना फ्लक्सुरल रिजिडिटी इंक्रीज होता है। अगर फ्लक्सुरल रिजिडिटी इंक्रीज होता है तो अपना स्टिफनेस इंक्रीज होता है। और हमने देखा ही है, अगर स्टिफनेस इंक्रीज होता है तो बेंडिंग जो है वो कम होती है। अभी हम देखते हैं अपना मास्टर इक्वेशन। मास्टर इक्वेशन से हम कैसे, जो हमने पिछले इसमें देखा था कर्व, ये कर्व का इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम देखेंगे मास्टर इक्वेशन से। और मास्टर इक्वेशन कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अभी तो मास्टर इक्वेशन। तो किसी भी बीम के ऊपर जब लोड लगता है तो अपना जो बीम है वो डिफ्लेक्ट होता है उसी पोजीशन से, और एक आर्क यहाँ पे सर्कल की आर्क जैसे क्या हो जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं। अभी जो आर्क है उसके रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस आर्क को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। आर से डिनोट करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर को। और ये किस वजह से फॉर्म हो रही है, ये बेंडिंग के वजह से फॉर्म हो रही है। ये बीम के बेंडिंग के वजह से फॉर्म हो रही है। बेंडिंग को हम एम से डिनोट करेंगे। मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट, ये होती है अपनी बेंडिंग मूवमेंट। सो अभी रेडियस ऑफ कर्वेचर और बेंडिंग मूवमेंट का रिलेशन हम समझते हैं। जितना ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट होगा बीम अपना उतना ही ज्यादा मुड़ेगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही छोटा होगा। जितना ज्यादा अपना बीम बेंड होगा उतना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा होता जाएगा। और जितना ज्यादा बीम की स्टिफनेस होगी बीम उतना ही कम मुड़ेगा, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही बड़ा होगा। मतलब ज्यादा स्टिफनेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा और बेंडिंग मूवमेंट कम होगी। तो ये रिलेशन होता है। इसी रिलेशन को हम मैथमेटिकली लिखते हैं 1/r इज इक्वल टू m अपॉन ई आई। सो इस फॉर्मूले से हमें पता क्या चलता है कि जितना ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट होगा उतना ही कम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा बीम हमारा बेंड होता जाएगा। और जितनी ज्यादा स्टिफनेस होगी उतना ही कम बीम बेंड होगा और उतना ही बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमने वो देखा है अभी। और इसी चीज को कहते हैं मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप। तो इसी को बोलते हैं हम मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप। अब कैलकुलस में बताया है कि छोटे डिफ्लेक्शन के लिए किसी भी कर्व का कर्वेचर 1/r उसके सेकंड डेरिवेटिव के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। मतलब अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो हमें यह पता चलता है कि 1/r जो होगा अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो होगा d2y/dx² के जितना, d2y/dx² के इतना। मैं स्टेटमेंट आपको फिर से बताता हूं कि छोटे डिफ्लेक्शन के लिए किसी भी कर्व का कर्वेचर 1/r उसके सेकंड डेरिवेटिव के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ये क्या हो गया, उसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया 1/r का सेकंड डेरिवेटिव। इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे 1/r इक्वल टू d2y/dx²। जब हम इन दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं तो हमें मिलता है हमारी मास्टर इक्वेशन, जो इस पूरे चैप्टर की फाउंडेशन है। और वो मास्टर इक्वेशन क्या है फिर? सो मास्टर इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं
ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम। ये क्या हो गई, हमारी मास्टर इक्वेशन हो गई है। और इसी मास्टर इक्वेशन का यूज करके हम पूरे जो स्लोप और डिफ्लेक्शन के प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी हमने ये इक्वेशन देख लिया है, अभी हम देखेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड कैसे काम करती है, क्योंकि हमें इसी इक्वेशन को इंटीग्रेट करके हमारा स्लोप और बाद में डिफ्लेक्शन को भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो अभी हम देखेंगे डबल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में। किसी भी बीम का डिफ्लेक्शन निकालने के लिए हमें 4 स्टेप का प्रोसेस फॉलो करना होता है, जिसमें स्टेप 1 होती है अपनी फाइंड mx। हमें mx को फाइंड करना होता है। mx मतलब क्या, बेंडिंग मोमेंट अबाउट x सेक्शन। तो सपोज यहाँ पे एक कैंटिलीवर, एक बीम है और ये बीम के ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, और यहाँ पे हमने अगर एक सेक्शन ले लिया, इमेजिनरी सेक्शन एक्स एक्स डैश, तो ये एक्स डैश या एक्स एक्स सेक्शन के अबाउट जो भी मूवमेंट आने वाली है वो होगी मूवमेंट अबाउट एक्स। तो ये पहली स्टेप है जहाँ पे हमें mx फाइंड करना होता है। देखते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड के बारे में। अगर डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके हमें फाइंड करना हो किसी भी बीम का डिफ्लेक्शन, तो हमें 4 स्टेप्स का प्रोसेस फॉलो करना होता है, जिसमें से स्टेप नंबर 1 अपना होता है, स्टेप 1 होता है टू फाइंड mx। हमें mx को फाइंड करना होता है। तो mx क्या होता है, ये बेंडिंग मोमेंट अबाउट x सेक्शन होता है जो हमें फाइंड करना पड़ता है। इसके बाद हमें स्टेप नंबर 2 है, जो स्टेप नंबर 2 है उसमें हमें स्लोप इक्वेशन फाइंड करना होता है। स्लोप इक्वेशन हमें फाइंड करना होता है। तो स्लोप इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे हम, जो अपने पास अपना मास्टर इक्वेशन होता है जो कि ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स। ये अपना मास्टर इक्वेशन जो है इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। इस इक्वेशन का हम करेंगे इंटीग्रेट, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू डी एक्स प्लस C1। सो ये हो जाएगा हमारा स्लोप इक्वेशन। इस स्लोप इक्वेशन में यहाँ पे जो C1 हमें मिला है ये होता है कांस्टेंट 1। ठीक है, अभी हमें स्टेप 3 में हमें फाइंड करना है डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अभी ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा स्लोप इक्वेशन बना है इक्वेशन नंबर 1, इसको हम फिर से एक बार इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए आप, हमने एक बार इंटीग्रेट किया था यहाँ पे तो हमें मिला था स्लोप इक्वेशन। अब हम दोबारा इंटीग्रेट करने वाले हैं, इसलिए अब हमें मिलने वाला है डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इसीलिए इस मेथड को हम बोलते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे हम 2 बार इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं। तो चलिए इसको अगर हमने इंटीग्रेट कर लिया तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा ई आई वाई इक्वल टू एम इंटू डी एक्स प्लस C1 एक्स प्लस C2। सो ये इक्वेशन हमें मिलेगा अगर हमने इंटीग्रेट किया इस इक्वेशन नंबर 1 को, तो हमें मिलने वाला है ई आई वाई इक्वल टू एम डी एक्स प्लस C1 एक्स प्लस C2। ये हो गया हमारा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। ये हो जाएगा हमारा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो इस डिफ्लेक्शन इक्वेशंस का यूज करके हम डिफ्लेक्शन यहाँ पे फाइंड करेंगे। पर डिफ्लेक्शन फाइंड करने से पहले हमें यहाँ पे C1 और C2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो हमें बाउंड्री कंडीशन का यूज करके निकालनी है। अभी बाउंड्री कंडीशंस क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। सो बाउंड्री कंडीशंस, अभी जो हमारा बीम होता है उस बीम के सपोर्ट के अकॉर्डिंग उसकी बाउंड्री कंडीशंस अलग अलग होती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर फिक्स सपोर्ट हमारा बीम है, मींस इस तरीके का हमारा बीम है, यहाँ पे एक बीम का सपोर्ट है
और इधर भी ये बीम दूसरे सपोर्ट पे भी क्या है, फिक्स है। दोनों सपोर्ट पे हमारा ए बी नाम का जो बीम है वो फिक्स है। फिक्स है मतलब क्या है, ये ना हिल सकता है, ना रोटेट हो सकता है, ना ऊपर शिफ्ट हो सकता है। ये एक ही जगह पे क्या रहेगा, अटका रहेगा हमारा बीम। दोनों जगह से क्या है, फिक्स है। तो अगर दोनों जगह से हमारा बीम फिक्स है तो इसको हम बोलते हैं फिक्स सपोर्ट। और फिक्स सपोर्ट पे जो डिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे ये फिक्स सपोर्ट है, इन दोनों फिक्स सपोर्ट पे जो डिफ्लेक्शन होता है y का वैल्यू होता है, y का वैल्यू आता है 0। और अगर हम स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप का भी वैल्यू आता है अपना, अगर हम देखेंगे dy बाय dx का जो वैल्यू है वो भी आता है हमारा 0। क्योंकि अगर सपोज यहाँ पे इस तरीके का इस बीम पे हमने लोड दिया तो इसका जो डिफ्लेक्शन कर्व है ये इस तरीके का होगा, इस तरीके का डिफ्लेक्शन कर्व आता है, इस तरीके का। तो अभी इसमें आप देखिए जो सपोर्ट है, ना इस सपोर्ट पे डिफ्लेक्शन आया है, ना यहाँ पे कोई भी स्लोप आया है, इसलिए हम स्लोप की वैल्यू और डिफ्लेक्शन की वैल्यू यहाँ पे 0 लेते हैं। अगर हम बात करें पिन या हिंज या सिंपली सपोर्टेड बीम की, तो वहां पे ये चीज थोड़ी अलग होती है। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है या फिर पिन सपोर्ट है या हिंज सपोर्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो अपना बीम है, तो बीम जो होता है, तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होता है ये तो 0 होता है, पर जो स्लोप है यहाँ पे स्लोप का वैल्यू कुछ तो भी आता है, 0 नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे y का वैल्यू तो 0 रहेगा, डिफ्लेक्शन का वैल्यू तो 0 रहेगा, पर जो dy अपॉन dx है इसका जो वैल्यू है वो 0 नहीं रहेगा। ठीक है, और अगर फ्री एंड है तो फ्री एंड में तो y का वैल्यू मैक्सिमम होता है, स्लोप का वैल्यू भी मैक्सिमम आता है। तो ये होती है बाउंड्री कंडीशंस। ये बाउंड्री कंडीशंस का हम यूज करके इन इक्वेशंस में वैल्यू पुट करेंगे, और इस इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में इन कंडीशंस से वैल्यू पुट करने के बाद हमें वैल्यू मिल जाएगी C1 की और C2 की। अभी हम बाउंड्री कंडीशंस को समझ चुके हैं। अभी हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं कि ये अपना डबल इंटीग्रेशन मेथड कैसे काम करता है। सो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें गिवन है, इसमें एक कैंटिलीवर बीम है जिसका लेंथ L है और जिसके फ्री एंड पे एक लोड एक्ट कर रहा है P डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, यहाँ पे हमने इलास्टिक कर्व को फाइंड करना है, मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन को फाइंड करना है। ये हमारा यहाँ पे एम है। सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बीम को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कैंटिलीवर बीम को हम ड्रॉ करने वाले हैं। सो इस तरीके से हम एक कैंटिलीवर बीम को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अभी ये कैंटिलीवर बीम पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है फ्री एंड पे। यहाँ पे एक पॉइंट लोड एक्ट हो रहा है जिसको हम W नाम दे देते हैं। और ये जो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है ये फिक्स एंड से यहाँ से ये जो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है ये फिक्स एंड से L डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, L डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। तो अभी हम डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज करेंगे हमारी 4 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करके। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 अपना आएगा। स्टेप 1, फाइंड mx। हमें mx को फाइंड करना है, मूवमेंट अबाउट x सेक्शन को फाइंड करना है। तो अगर मूवमेंट अबाउट x सेक्शन को हमें फाइंड करना है तो यहाँ पे एक इमेजिनरी सेक्शन हमें लेना पड़ेगा जिसको हम नाम दे देंगे xx, और ये हमारे पॉइंट लोड से एक्ट करने वाला है x डिस्टेंस पे। ये पॉइंट लोड से एक्ट करेगा x डिस्टेंस पे। सो mx फाइंड करने का फार्मूला है हमारा mx इक्वल टू माइनस W इंटू एक्स, माइनस W इंटू एक्स। तो माइनस यहाँ पे साइन लिया हमने, क्यों लिया है, क्योंकि ये जो लोड है हमारा W ये हमारे बीम को डाउनवर्ड पुश कर रहा है, नीचे बेंड करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन लिया है, माइनस W इंटू एक्स। ये हो जाएगा मूवमेंट अबाउट दिस एक्स सेक्शन। सो अभी हम करते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 जिसमें हम फाइंड करेंगे स्लोप इक्वेशन। स्लोप इक्वेशन हम यहाँ पे फाइंड करने वाले हैं। सो अगर स्लोप इक्वेशन हमें फाइंड करना है तो
हमें एक चीज पता है, हमारा मास्टर इक्वेशन, जो मास्टर इक्वेशन है वो होगा ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम एक्स। ये हमारा मास्टर इक्वेशन है। अभी ये जो मास्टर इक्वेशन है इसका वैल्यू हम इसमें पुट करने वाले हैं। अभी ये जो वैल्यू है एम एक्स का, ये हम अपने मास्टर इक्वेशन में, ये एम एक्स का वैल्यू अपने मास्टर इक्वेशन में क्या कर लेंगे, पुट कर लेंगे। अगर हम मास्टर इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, ये इक्वेशन होगा ई आई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एक्स की जगह हम पुट करेंगे माइनस डब्ल्यू एक्स। और अभी इसको हम करेंगे इंटीग्रेट। हम इंटीग्रेट करने वाले हैं इस इक्वेशन को। अगर हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमें मिल जाएगा ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस हमें मिल जाएगा एक कांस्टेंट c1। तो ये हो जाएगा हमारा स्लोप इक्वेशन। ये बन जाएगा हमारा स्लोप इक्वेशन। अभी स्लोप इक्वेशन बनने के बाद हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 करना है। करेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है अपना, डिफ्लेक्शन इक्वेशन। हमें फाइंड करना है डिफ्लेक्शन इक्वेशन स्टेप नंबर 3 में। अगर डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 बना है, इस इक्वेशन नंबर 1 को हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को फिर से एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलता क्या है, ई आई वाई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन 2 और एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस c1x प्लस c2। ये मिल जाएगा हमें इक्वेशन नंबर 2, जिसको हम बोलेंगे डिफ्लेक्शन इक्वेशन। इस डिफ्लेक्शन इक्वेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे कि ई आई वाई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस c1x प्लस c2। सो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा डिफ्लेक्शन इक्वेशन। हम करते हैं स्टेप नंबर 4। सो स्टेप नंबर 4 है अपना अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। स्टेप नंबर 4 है अपना अप्लाई बाउंड्री कंडीशन। सो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने के बाद अपने को क्या वैल्यू मिलने वाले है, c1 की वैल्यू मिलने वाली है और c2 की वैल्यू यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करने के लिए हमें क्या मालूम चाहिए कि बीम का टाइप क्या है। तो अपने जो बीम है इसका प्रॉब्लम में टाइप क्या था, कैंटिलीवर टाइप का हमारा बीम है। यहाँ पे डब्ल्यू लोड और ये टोटल बीम का लेंथ एल है। सो इस केस में जो dy बाई डी एक्स यानी स्लोप और y यानी डिफ्लेक्शन, इनका जो वैल्यूज होगा वो वैल्यूज होगा dy अपॉन डी एक्स एट फिक्स एंड इक्वल टू 0 और y यानी डिफ्लेक्शन इज ऑल्सो 0। सो फिक्स एंड पे क्या होता है, स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। और यही सिचुएशन, यही बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। सो टू पुट dy अपॉन dx इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 में हमें क्या पुट करना है, dy अपॉन dx इक्वल टू 0 पुट करना है। इक्वेशन 1 क्या है हमारा है स्लोप इक्वेशन, जो ये है ई आई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c1। ये जो हमारा स्लोप इक्वेशन है इसमें हम पुट करेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। मतलब ये dy अपॉन डी एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, 0। और यहाँ पे 0 हम पुट करेंगे तो ई आई ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अपने पास क्या बचने वाला है, माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर प्लस c1 अपने पास क्या होने वाला है, बचने वाला है। अब dy अपॉन dx इक्वल टू 0 पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि अपना स्लोप इक्वेशन है। अगर इक्वेशन नंबर 1 में हमने dy अपॉन dx इक्वल टू 0 पुट किया तो ये हो जाएगा ई आई इक्वल टू
ई आई इंटू 0 इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1। ओके, सो अभी इसको फिर से हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ई आई इंटू 0 इक्वल टू हो जाएगा 0 इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस C1। अगर C1 का अगर वैल्यू हम देखेंगे तो आ जाएगा हमारा डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सो C1 का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल चुका है, जो है C1 इक्वल टू डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2। सो अभी हम कैलकुलेट करेंगे C2 का वैल्यू। तो C2 का वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना होगा, जो कि अपना डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। ये डिफ्लेक्शन इक्वेशन, इसमें हम पुट करेंगे y इक्वल टू 0। अगर y इक्वल टू 0 हम पुट कर देंगे सो ये हो जाएगा ई आई y इंटू 0 इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन 6 प्लस C1x प्लस C2 प्लस C2। सो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं ई आई इंटू 0 मतलब 0 हो जाएगा, सो माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब अपॉन 6। सो C का वैल्यू हमें पता है, तो माइनस डब्ल्यू एक्स क्यूब वैसा ही रहेगा अपॉन 6 वैसा ही रहेगा, प्लस C1 का वैल्यू मुझे पता है, वो है डब्ल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एक्स प्लस C2। सो अभी हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे। सो 0 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा माइनस 2 डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6। इसको ही और सिंप्लीफाई करके हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3। सो देयरफॉर C2 का जो वैल्यू है हमारा वो आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3। सो इसको हम सॉल्व करके माइनस 2 डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 6 कर दिए, और इसको और सिंप्लीफाई करके ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3। सो C2 का वैल्यू हमारा आ जाएगा माइनस डब्ल्यू एल क्यूब अपॉन 3। तो इसी का यूज करके C1 और C2 का वैल्यूज हम फिर से पुट कर देंगे हमारे स्लोप इक्वेशन में या डिफ्लेक्शन इक्वेशन में। हम कैलकुलेट करेंगे हमारा स्लोप और डिफ्लेक्शन। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड का यूज करके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। होप आपको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट वीडियोज में हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अलग अलग बीम्स का डबल इंटीग्रेशन से स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करते हैं, और हमारे पास कुछ केसेस होती है जो स्टैंडर्ड केसेस होती है, उससे भी हम कैसे स्लोप और डिफ्लेक्शन को फाइंड करते हैं। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। थैंक यू।